नमस्कार साथियों, आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आरपीसी के द्वारा जो भी आदिकाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनकी व्याख्या को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो साथियों, पहले क्वेश्चन की व्याख्या को देखते हैं। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये क्वेश्चन सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शकुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना नहीं बल्कि उनको ज्ञान प्रदान करना, और जो मुख्य लक्ष्य था जनता का क्या करना? मनोरंजन करना। इसलिए अमीर खुसरो की जो कविता का लक्ष्य था वो जनता का धर्मोपदेश देना नहीं बल्कि उनका क्या करना? मनोरंजन करना। और अमीर खुसरो को राम कुमार ने एक तो अवधि का पहला कवि बताया, इसके साथ ही उन्होंने अमीर खुसरो की पहेलियों के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार बताए। तो देखिए, पहला जो प्रकार है अंतर्लापिका, दूसरा प्रकार है बहिर्लापिका, तीसरा प्रकार है दो शकुने, चौथा है बराबर या संबंध पहेली, पांचवा प्रकार है मुकरियां, और छठा प्रकार है ढकोसले। इस प्रकार जो डी ऑप्शन है कि उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना नहीं बल्कि जनता का क्या करना? मनोरंजन करना। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? ये क्वेश्चन भी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है। तो मैथिल कोकिल बनने का आधार था विद्यापति की पदावली, और ये दो रचना है ये अपभ्रंश की है, और लिखनावली है ये संस्कृत की रचना है, और विद्यापति की ये पदावली है ये मैथिली के अंदर लिखी गई है, और ये इनके मैथिल कोकिल बनने का आधार है। विद्यापति की अन्य कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? एक तो मैथिल कोकिल, दूसरा है अभिनव जयदेव, ये उपाधि इन्हें शिव सिंह के द्वारा प्रदान की गई। कवि कंठहार, खेलन कवि, लेखन कवि, वय संधि का कवि, और युग संधि का कवि। ये सारी की सारी विद्यापति की उपाधियां हैं, और इन्हें अभिनव जयदेव है ये शिव सिंह के द्वारा दिया गया। कवि कंठहार, खेलन कवि, लेखन कवि, वय संधि का कवि, और युग संधि का कवि, और मैथिल कोकिल है ये विद्यापति की पदावली के आधार पर इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? ये क्वेश्चन सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। ये कथन बिल्कुल राइट है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु, चरित
आदि शैलियों में रचा गया। ये बिल्कुल भी राइट है। हिंदी प्रदेश के पूरी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविता के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। ये ऑप्शन गलत है। पूरी भाग नहीं, बल्कि कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। भारत का कौन सा भाग? पश्चिमी भाग, जिसमें मुख्यतः कौन सा? गुजरात और राजस्थान। गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। तो भारत का कौन सा भाग हो गया? पश्चिमी भाग। और भारत के पूर्व भाग में कौन थे? सिद्ध। और राजस्थान और पंजाब के अंदर नाथों का प्रभुत्व था। तो देश के हिंदी प्रदेश के पूरी भागों में नहीं, बल्कि पश्चिमी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविता का प्रचार किया। पूरी भाग में सिद्धों ने अपनी कविता का प्रचार किया और पंजाब और राजस्थान में नाथों ने अपनी कविता का प्रचार किया। और सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुई। सही बात है। डॉक्टर राम कुमार भी ये कहते हैं कि जो बौद्धों की जो वज्रयान शाखा है उसमें उत्पन्न विकृतियों ने सिद्ध साहित्य के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। तो सिद्ध साहित्य है बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। ये कथन सही है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवर्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। ये स्थापना किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है और चित्तवृत्तियों में परिवर्तन से साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन आता है। तो ये जो कीवर्ड है चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, चित्तवृत्तियों की जो परंपरा है, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो विषयक ये स्थापना किसकी है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल की। ये क्वेश्चन भी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है। और ये जो ग्रंथ है पूरा का वास्तव में पूरा का पूरा जाली ग्रंथ है। कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। और शुक्ल है इस ग्रंथ को शुक्ल, श्यामल दास और डॉक्टर वुलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये जो पूरा का पूरा वर्ग है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानता है। और सबसे पहले इसकी अप्रामाणिकता की बात की थी, वो की थी 1875 में पृथ्वीराज विजय के आधार पर डॉक्टर वुलर ने। और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज को भट्ट भणत बिल्कुल भी अनऐतिहासिक काव्य सिद्ध किया। और इसके साथ भी अप्रामाणिक मानने वाले और कौन है? एक तो है मुरारीदान और एक है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, मुरारीदान, रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामलदास, डॉक्टर वुलर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये सभी के सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। और शुक्ल जी कहते हैं कि ये ग्रंथ पूरा का पूरा वास्तव में जाली ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले 4 विद्वान हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय और दशरथ ओझा। और इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, जेम्स टॉड, गिरियसन, मिश्र बंधु और श्याम सुंदर दास। तो ये पूरा का पूरा जो वास्तव में जाली ग्रंथ है कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है। तो ये ऑप्शन है बीसलदेव रासो।
रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वीर गीत की परंपरा की शुरुआत है जो बीसलदेव रासों से हुई है, लेकिन इसमें प्रधानता कौन से रस की है? श्रृंगार रस की है। वीर रस का इसमें किंचित आभास मात्र है। तो ये कौन सा इसमें कौन सा होगा? बीसलदेव रासो। और ये शुक्ल जी का कथन है कि इसमें वीर रस का किंचित आभास मात्र है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अंत शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है। तो ये भी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का कथन है। शुक्ल जी मानते हैं कि सिद्धों और नाथों का जो साहित्य है वो शुद्ध साहित्य नहीं है, और ये भी कहते हैं कि योग धारा साहित्य की कोई धारा नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि केवल और केवल किसको शामिल करते हैं? एक तो करते हैं सिद्धों को, और दूसरे है जो नाथों की रचना है, इनको कैसे कहते हैं? सांप्रदायिक शिक्षा मात्र। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये क्वेश्चन भी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है। पहला ऑप्शन है इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। सही बात है। ये मूलत एक शिलांकित करती है। ये मालवा के धार नामक स्थान पर मिली है। ये शिलांकित करती है और वर्तमान में बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के अंदर ये जो शिलांकित रचना है वहाँ पे सुरक्षित है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। जो इसका गद्य है ये देश भाषा के नज़दीक है, और जो पद्य है ये अपभ्रंश का प्रभाव ज़्यादा है इसमें। तो ये चंपू शैली का एक काव्य है, और इसमें राहुल नामक नायक के शौर्य वर्णन है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत है। इसमें राहुल नामक नायिका के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन है। और हिंदी के अंदर नक्शिक परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? राहुल से मानी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि इसमें राहुल नामक नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, जबकि बच्चन सिंह मानते हैं इसमें राहुल का अर्थ होता है राजा और वेल का अर्थ होता है विलास। और साथ में बच्चन सिंह ये भी कहते हैं कि इसमें किसी हुणी नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो ये राहुल नामक नायक नहीं बल्कि राहुल नामक नायिका के नक्शी का वर्णन किया गया है। जो डी ऑप्शन है वो इसमें गलत है। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उसमें वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही है। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। जो शुक्ल जी ने कहा कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, उसकी प्रतिक्रिया के अंदर ये जो कथन कहा गया है ये कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर पूछा गया था। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है? इस क्वेश्चन का जो की वर्ड है वो है सिद्ध सामंत युग। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग की उपाधि किसने दी थी? राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी का कथन है कि जो सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये क्वेश्चन भी सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है। विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। हिंदी के प्रारंभिक काल की भाषा के बारे में ये कथन किसका है? सहायक आचार्य परीक्षा 2021 के अंदर आया हुआ है, और तो ये कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है।
उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका में 1921 में पुरानी हिंदी नामक एक लेख लिखा था। जिसमें उन्होंने उत्तर अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? पुरानी हिंदी। तो शुक्ल जी ने उत्तर अपभ्रंश को क्या कहा था? प्राकृताभास हिंदी। प्राकृताभास हिंदी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी मानते हैं पुरानी हिंदी और रामचंद्र शुक्ल मानते हैं प्राकृताभास हिंदी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हिंदी और अपभ्रंश दोनों अलग अलग है, लेकिन फिर भी इनमें निकट का संबंध है और अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन जो रामविलास शर्मा हैं, इन्होंने हिंदी भाषा नामक एक किताब है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हिंदी और अपभ्रंश पूर्णतः अलग अलग है, इनमें किसी प्रकार का निकट का संबंध नहीं है। ये किसने कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी हिंदी और अपभ्रंश को अलग अलग मानते हैं, फिर भी कहते हैं कि इनमें निकट का संबंध है और अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी में शामिल कर लेना चाहिए। और उत्तर अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, और उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाला विद्वान है। ये वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। सरप्पा को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन, और इनका समय निर्धारित करते हैं 769 ईस्वी। तो जो ए ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, इन्होंने हिंदी का पहला कवि माना था पुष्य या पुंड को, और जो समय निर्धारित किया गया था वो 713 ईस्वी। और मिश्र बंधु ने हिंदी का कोई पहला कवि नहीं बताया, और इन्होंने कहा कि हिंदी के पहले गद्यकार कौन है? हिंदी के पहले गद्यकार किसको बताया? गोरखनाथ को। और राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसको माना था? स्वयंभू को, और समय बताया था 783 ईस्वी। स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं? राम कुमार वर्मा। इनमें से किस विकल्प में रचना और रचनाकार सुमिलित नहीं है? वर्ण रत्नाकर ज्योतिषर ठाकुर की रचना है। परमाद्रासो दलपति विजय की रचना न होकर ये परमाद्रासो किसकी रचना है? जगनीक की। और दलपत विजय की जो रचना है वो कौन सी है? खुमान रासो। शब्दानुशासन ये हेमचंद्र की रचना है, और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। तो बी ऑप्शन गलत है। परमाद्रासो किसकी रचना है? जगनीक की। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रंथ और लेखक से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग परीक्षा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो किताब है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही बात है। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये डी ऑप्शन है, ये गलत है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो इतिहास है ये किसने लिखा था? डॉक्टर नगेंद्र ने। उन्नीस सौ 73 में। और इस नाम से एक और लिखा था, वो लिखा था रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने भी
हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से लिखा था और डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा था। तो धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा था वो था हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य नाम से संपादन किसने किया था? धीरेन्द्र वर्मा ने। और एक और लिखा था वो था ब्रजभाषा व्याकरण। धीरेन्द्र वर्मा का कौन सा हो गया? एक हिंदी साहित्य और एक ब्रजभाषा व्याकरण। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये डॉक्टर नगेंद्र और रमाशंकर शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। और रीति काव्य की भूमिका ये डॉक्टर नगेंद्र की किताब है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत नाम से भी एक आलोचनात्मक कृति लिखी थी। और नगेंद्र की अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं, ये आपको याद रखनी होगी। एक कौन सी है? एक है साकेत एक अध्ययन। साकेत एक अध्ययन। दूसरी है राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी रचना। और एक जो आलोचनात्मक कृति है वो है कामायनी के अध्ययन की समस्या। और एक लिखा था शैली विज्ञान। और नई समीक्षा, नए संदर्भ। ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियां है। कौन कौन सी? रीति काव्य की भूमिका, रस सिद्धांत, शैली विज्ञान, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी की अध्ययन की समस्या, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी रचना और साकेत एक अध्ययन। और हजारी प्रसाद की जो आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं, उन्होंने एक तो नाथ संप्रदाय के नाम से संपादन किया था। दूसरा उन्होंने लिखा था सूर साहित्य। ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। सूर साहित्य ये लिखा था 1930 में। और दूसरा लिखा था ये हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। फिर एक कबीर के नाम से आलोचनात्मक कृति लिखी थी जिसमें उन्होंने कबीर को भक्त कवि सिद्ध किया। ये लिखा था 1941 में। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। और एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उद्भव एवं विकास ये भी लिखा था 1952 में। ये हुई हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृतियाँ। एक तो नाथ संप्रदाय, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो साथियों, श्याम सुंदर दास की भी जो आलोचनात्मक कृतियाँ उनको देखते हैं। एक तो उन्होंने लिखी थी जीवनी पर की रचना लिखी थी हिंदी कोविद रत्न माला। ये दो भागों में, एक 1909 और दूसरा है 1914 के अंदर। और हिंदी भाषा और साहित्य ये लिखी थी 1930 के अंदर। और एक लिखी थी हिंदी भाषा का विकास। ये लिखी थी 1924 के अंदर।
तो श्याम सुंदर दास की मुख्यतः कितनी होगी? 3। हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, ये 1930 के अंदर लिखा गया। तो डी ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। ये कथन किसका है? ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये भी स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग परीक्षा 2018 के अंदर आया हुआ है। शुक्ल जी खुद कहते हैं कि मिश्र बंधु रीतिकालीन कवियों के जो परिचयात्मक विवरण मैंने कहाँ से लिखे गए? मिश्र बंधु विनोद से लिखे गए। और मिश्र बिंदु विनोद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? महाव्रत संग्रह। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन आपको याद रखना होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले इतिहासकार है, साहित्य इतिहास लेखक है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को महाव्रत की पिटारे से बाहर निकाला था। ये कौन कहता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मिश्र बिंदु से रीतिकाल के जो कवियों के परिचयात्मक विवरण किसने लिखे थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो स्वयं इनको स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित किस ग्रंथ में 693 से 1693 तक की काला अवधि को समाहित किया गया है? ये क्वेश्चन भी स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग परीक्षा 2018 के अंदर आया हुआ है। यह है राम कुमार वर्मा की जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये लिखा गया था 1938 के अंदर। और इसमें हिंदी साहित्य को संधि काल से लेके भक्ति काल तक कितने प्रकरणों में बांटा गया था? 7 प्रकरणों में। और आदि काल को संधि और चारण काल के नाम से लिया। और इसमें 693 से 1693 तक का ही समय लिया गया था, संधि काल से लेके भक्ति काल तक। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो इसका जो ए ऑप्शन है जॉर्ज गिरियर्सन। इन्होंने कौन सी पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिखा था? कालानुक्रम। और इससे पहले जो गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर, जो इतिहास ग्रंथ लिखा था वो कौन सी पद्धति पर था? वर्णानुक्रम पद्धति। तो फिर काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज गिरियर्सन। इन्होंने हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा था? 11 भागों में। और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था 1888 में। 11 भाग कौन से हैं? इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी रखनी होगी। तो पहला जो आदि काल है उसको उन्होंने नाम दिया था चारण काल। इसके बाद में वो कहते हैं कि चारण काल के बाद में 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं सदी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। जॉर्ज गिरियर्सन ने जो विभाजन किया गया था वो केवल और केवल कैसा विभाजन था? केवल प्रवृत्तिगत। लेकिन काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसका माना जाता है? जॉर्ज गिरियर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तथ्य सही नहीं है? राहुल में नायिका का नक्षिक वर्णन किया गया है। बिल्कुल सही बात है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है, सही बात है। वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का विवेचन किया गया, ये गलत बात है। तो वर्ण रत्नाकर एक प्रकार से क्या है? शब्दकोश है। तो सी ऑप्शन गलत है। बसंत विलास में संत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण, संत नहीं बसंत,
बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण किया गया है। तो वर्ण रत्नाकर में काव्य शास्त्रीय तत्वों का नहीं बल्कि ये एक प्रकार का क्या है, शब्दकोश है। तो सी ऑप्शन इसका गलत है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमिलित कीजिए। स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग परीक्षा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। स्वरा का सार, ये रचना है किसकी है, देवसेन की। परमाल रासो जगनीक, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी और पाहुड़ दुआ मुनि राम सिंह। तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए में 4, ए में 4, बी में 1, डी ऑप्शन इसका राइट होगा। ए में 4 स्वराकासार देवसेन, परमाल रासो जगनीक, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी, पहाड़ दुआ राम सिंह। स्वराकासार के बारे में अपन ने पढ़ाई है, कितने दोहे इसमें, 250 दोहे। और इसका रचना काल कब है, 933 ईस्वी। इसमें गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है और डॉक्टर नगेंद्र ने स्वराकासार को हिंदी की प्रथम रचना माना। स्वराकासार को हिंदी की प्रथम रचना कौन मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। शालिभद्र सूरी की 2 और रचना है, एक तो है पंच पांडव रास और एक कौन सी है, बुद्धि रास। पंच पांडव रास, बुद्धि रास और भरतेश्वर बाहुबली रास, ये तीनों किसकी रचना है, शालिभद्र सूरी की रचना है। भरतेश्वर और बाहुबली है, ये किसके पुत्र थे, ये ऋषभ देव के पुत्र थे। और ये एक प्रकार का क्या है, खंड काव्य है, जिसके अंदर कितने छंद है, 205 छंद है। कितने छंद है, 205 छंद है। और इसमें वीर रस का रचना है और इसमें राज्य सत्ता को लेकर जो संघर्ष मिलता है। और पहुड़ दुआ है, ये मुनि राम सिंह की रचना है। जो पहुड़ होता है इसमें कितने दोहे हैं, 222 दोहे। और पहुड़ का शाब्दिक अर्थ होता है जैन धर्म में जो समस्त श्रुत ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, पहुड़ कहते हैं। और मुनि राम सिंह को जैन परंपरा में सबसे ज़्यादा रहस्यवादी कवि मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी। जैन परंपरा में से सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी किसको मानते हैं, तो मुनि राम सिंह को। और पहुड़ दोहे में कितने दोहे हैं, 222 दोहे। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग परीक्षा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ए ऑप्शन है संत जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में मिलती। सही बात है। सिद्धों की रचनाएं मुख्यतः 2 काव्य रूपों दोआकोश और चर्यापद में उपलब्ध है। ना सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर है। जो नाहत है वो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना के पक्षधर नहीं बल्कि इसकी जो प्रतिक्रिया के अंदर ही इन्होंने अपनी हठयोग साधना प्रारंभ की। जो उनकी भोग प्रदान साधना थी, पंचमकार जो साधना थी, इसकी प्रतिक्रिया के अंदर ही नाथों ने अपनी कठोर प्राणायाम आधारित योग साधना स्टार्ट की थी। तो पक्षधर नहीं बल्कि इसकी प्रतिक्रिया में। तो सी ऑप्शन है ये गलत है। वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य जैन रास काव्य से भिन्न है। सही बात है। तो इसका जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग परीक्षा 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं, सरयपा को। पुष्य और पुंड को मानते शिव सिंह सेंगर। शालिभद्र सूरी को कौन मानते हैं,
गणपति चंद्र गुप्त और समय 1184 ईस्वी। और स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कौन मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो राव सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं? सरहपा। सरोज वज्र, राहुल भद्र इनके अन्य नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं। ये सहायक आचार्य परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? बीज वपन काल। राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? संधि और चारण काल। और राव सांकृत्यायन कहते हैं सिद्ध और सामंत काल। इसके साथ रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? वीर गाथा काल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं? वीर काल। तीन विद्वान है जो अभ्रंश काल कहते हैं। इनमें कौन कौन है? एक तो बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आदिकाल को क्या कहते हैं? अभ्रंश काल। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। ये इजी क्वेश्चन है, सहायक आचार्य परीक्षा 2016 के अंदर आया हुआ है। तो कौन सा है? हठयोग साधना। और इस हठयोग साधना को क्या कहते हैं? प्राणायाम की कठोर साधना। कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं इसको, कुंडलिनी साधना। और षट चक्र साधना भी कहते हैं। तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठयोग साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन है। इसका जो मुख्य विषय क्या है? तो ये कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। इनके जो अन्य ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं? एक तो है प्राकृत व्याकरण, एक लिखा था द्वाश्रय काव्य, भट्टी के समान इन्होंने लिखा था। ये क्या है? महाकाव्य। और एक इन्होंने लिखा था कुमारपाल चरित। कुमारपाल जो चरित लिखा गया था वो लिखा गया था हेमचंद्र के द्वारा। और जो सोमप्रभ सूरी ने लिखा था वो था कुमारपाल प्रतिबोध। और अन्य ग्रंथ कौन से हैं? योग शास्त्र, देसी नाम माला कोश। और जैन परंपरा के अंदर हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ भी माना जाता है। तो इनका जो सिद्ध हेम शब्दानुशासन है, इनका जो वर्णित विषय क्या है? व्याकरण है। इसके अलावा प्राकृत व्याकरण, द्वाश्रय काव्य, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, देसी नाम माला कोश, ये इनके अन्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? सहायक आचार्य के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहुड़ दोहा मुनि राम सिंह का है। और इसके अंदर कितने दो हैं? 222 दो है।
और मुनि राम सिंह को जैन परंपरा के अंदर सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। और जोइंदू की कौन सी दो रचना हैं, ये भी बार बार पूछी जाती है। एक तो है योग सार और दूसरी कौन सी है, परमात्मा प्रकाश। और जोइंदू को ही दोहा छंद का शुरुआत मानी जाती। किससे मानी जाती है? दोहे की शुरुआत किससे मानी जाती है? जोइंदू से। ये क्वेश्चन भी आता है कि दोहा छंद की जो शुरुआत है वो किससे मानी जाती है? जोइंदू से। और इनके दो ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक तो है योग सार और दूसरा परमात्मा प्रकाश। और मुनि राम सिंह का है पहुड़ दोहा। और जिंद सूरी का कौन सा है? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास। और जो धनपाल की रचना कौन सी है? यह है भविष्यत कथा, कथा या कहा। इसका जो दूसरा नाम मिलता है वो मिलता है सूर्य पंचमी। भविष्यत धनपाल की कौन सी है? भविष्यत कथा या सूर्य पंचमी। इसके अंदर जो है, इसका जो मुख्य विषय क्या है वो है बहुविवाह के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और एक साध्वी और कुटिल नारी के जो अंतर को लेकर नीतिपरक बातें कही गई है। किसमें कही गई है? भविष्यत कथा, जिसका दूसरा नाम मिलता है सूर्य पंचमी। और ये किसकी रचना है? धनपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये कथन किस लेखक का है? तो ये इजी क्वेश्चन है। ये कथन किसका है? अमीर खुसरो का। देसी बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का ये वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है। ये सहायक आचार्य परीक्षा 2016 के अंदर आया हुआ है। तो ये कौन है? विद्यापति। विद्यापति की जो रचना है कीर्तिलता, ये वहाँ से पंक्ति ली गई है। तो ये भी बार बार पूछा जाता है कि देसील बयाना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहटा, ये जो पंक्ति है यह कहाँ से ली गई है? ये विद्यापति की कीर्तिलता से ली गई है। और वो देसी भाषा की मिठास की बात करते हैं। तो याद रखना ये कहाँ से ली गई है? कीर्तिलता की पंक्ति है। और ये पंक्ति है किसकी? विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? ये भी सहायक आचार्य परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो शुक्ल जी भी मानते हैं कि इसका जो विषय क्या है? सुभाषित संग्रह है। सारंगधर जो पद्धति है वो सारंगधर का कैसा ग्रंथ है? सुभाषित संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं। अपन पहले व्याख्या में देख आए कि मैथिल कोकिल इसको कहते हैं विद्यापति को। और इसका आधार क्या है? विद्यापति की पदावली। पदावली के बारे में आपको याद रखना कि इस विद्यापति की पदावली के आधार पर विद्यापति, वैसे तो विद्यापति मूलतः क्या थे? शैव भक्त थे। लेकिन पदावली के अंदर किसका वर्णन किया गया है? जो पदावली है इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है? राधा कृष्ण का। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें राधा का स्वकीय रूप का वर्णन मिलता है या परकीय रूप का वर्णन मिलता है। तो जो जयदेव है, चैतन्य महाप्रभु है, विद्यापति है, इन्होंने राधा के कौन से रूप का वर्णन किया है? परकीय रूप का। राधा को कृष्ण की सखी मान के परकीय रूप का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। तो विद्यापति की जो पदावली है इसको लेकर कई विद्वानों के तीन मत है। कई विद्वान ऐसे हैं जो विद्यापति को क्या मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानते हैं। कई ऐसे कवि हैं जो विद्यापति को क्या मानते हैं? भक्त मानते हैं। और कुछ विद्वान हैं जो विद्यापति को क्या मानते हैं? रहस्यवादी। जो रहस्यवादी मानते हैं वो मुख्य कौन है? गिरियर्सन और आनंद कुमार। और विद्यापति को जग भक्त मानते हैं वो कौन है? एक तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास
और चैतन्य महाप्रभु। ये तीनों हैं विद्यापति को क्या मानते हैं? भक्त कवि मानते हैं। तो विद्यापति को श्रृंगारी कौन कौन मानते हैं? एक मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे राम कुमार वर्मा, तीसरे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, और बच्चन सिंह, और कौन है? हरप्रसाद शास्त्री। विद्यापति वैसे मूलतः तो क्या है? शैव भक्त है, लेकिन पदावली की में किसका वर्णन किया गया है? राधा कृष्ण का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वान हैं इनको भक्त मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, चैतन्य महाप्रभु और गिरीशन इनको क्या मानते हैं? रहस्यवादी। और रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बच्चन सिंह, हरप्रसाद शास्त्री इनको क्या मानते हैं? श्रृंगारी कवि मानते हैं। तो इनके बारे में 2-3 कथन आपको याद रखने होंगे। एक तो कथन कौन सा है? एक तो रामचंद्र शुक्ल का कथन याद रखना होगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसको चढ़ाकर जिस प्रकार गीत गोविंद के जो पद हैं उनकी ओर जो आध्यात्मिक संकेत किया गया है, उसी प्रकार विद्यापति के जो पदावली है उसको भी कई लोग क्या मानते हैं? भक्ति की रचना मानते हैं। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और दूसरा कौन सा है? बच्चन सिंह का जो कथन है वो आपको याद रखना होगा। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि विद्यापति अपरूप जातीय कवि, अपरूप का अर्थ होता है अपूर्व सौंदर्य बोध के कवि है, और ये कहते हैं कि विद्यापति को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता। उनको भक्त कवि कहना वैसा ही है जैसा खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना। ये कथन भी आपको याद रखना होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी है जो विद्यापति को क्या मानते हैं? भक्त मानते हैं, लेकिन इनका जो कथन है कि विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है। ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कौन है? विद्यापति। ये 3-4 कथन है, याद रखने होंगे। और एक जो राम स्वरूप चतुर्वेदी का जो कथन है वो आपको याद रखना होगा। इनका जो विद्यापति के बारे में जो कथन है वो याद रखना होगा कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य विद्यापति के यहाँ उत्सव के रूप में पाया जाता है। ये कथन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो काम भाव है और शरीर का सौंदर्य है जो विद्यापति के यहाँ उत्सव रूप में पाया जाता है, ये कथन किसका है? ये राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। और हजारी प्रसाद का जो कथन है ये श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि है। कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेकिन मानते क्या हैं? भक्त कवि मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसल देव रासो की नायिका का नाम है। सहायक आचार्य परीक्षा 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि बीसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। और ये किसकी पुत्री थी? भोज परमार की। और राजमती के बारे में एक बात आपको याद रखना, यह हिंदी की पहली प्रोसित पत्रिका नायिका थी। और बीसल देव जो रासो है ये कितने भागों में? 4 भागों में। तो जो तीसरा भाग है वो राजमती के वीर्य वर्णन से संबंधित है। और राजमती में जो बीसल देव रासो में जो 12 मासा है इसकी शुरुआत होती है कार्तिक मास से, लेकिन जायसी के जो पद्मावत में नागमती वियोखंड है उसकी शुरुआत होती है आषाढ़ से होती है। और जो पहला हिंदी के अंदर पहला ही
बारहमासा वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है, बीसल देव रासों में, और सबसे बड़ा मिलता है वो पृथ्वीराज रासों में, और सबसे मार्मिक मिलता है वो नागमती वियोग खंड है जो पद्मावत की रचना है। धन्यवाद दोस्तों।